आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम अकबर की राजपूत नीति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के बहुत बड़े भूभाग के ऊपर राजपूतों का आधिपत्य था। इस वजह से इसको राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। बाद में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण हुए, मोहम्मद गौरी के आक्रमण हुए, उससे राजपूतों की शक्ति का ह्रास हुआ और उसी की वजह से बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत ने लंबे समय तक उत्तर भारत में शासन किया या दिल्ली सुल्तानों का शासन रहा। परंतु दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को निरंतर राजपूतों के साथ संघर्ष करना पड़ा, यानी उनके साम्राज्य में वो स्थायित्व, वो शांति वो नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने यहाँ के स्थानीय शासकों के साथ संबंध तनावपूर्ण रखे, शत्रुतापूर्ण रखे, जिस वजह से उनकी शक्ति का निरंतर ह्रास होता रहा। उसके बाद में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी हार के बाद में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। अफगानों के इस युद्ध में हार होती है, बाबर का ध्यान जल्दी हो जाता है। पानीपत के फर्स्ट युद्ध के बाद में हुमायूं शासक बनता है और हुमायूं शासक बनता है, लेकिन लंबे समय तक वह राजस्व का उपभोग नहीं कर पाता। उसको पुनः शेरशाह सूर के हाथों हार का सामना करना पड़ता है। यहीं तक नहीं रहता, उनको देश छोड़ के भी जाना पड़ता है और वो अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए ईरान के शाह से मदद के लिए जाते हैं। ईरान के तत्कालीन शाह ताहमस्प ने उनको ये सलाह दी कि यदि आपको ये पता है कि आपका राज्य अफगानों की वजह से गया है, तो आपको राजपूतों की मदद लेकर के अफगानों की शक्ति का दमन करना चाहिए। ऐसी सलाह दी फारस यानी ईरान के सामने, क्योंकि हुमायूं द्वारा भारत में पुनः राज्य स्थापना के बाद में उनको उतना टाइम नहीं मिल पाया कि वह राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दे पाए। उसके बाद में 1556 ईस्वी में अकबर शासक बनते हैं हुमायूं के बाद में। अब अकबर शासक बना तो उन्होंने राजपूतों के साथ एक नई नीति का अवलंबन किया, जो इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक ने नहीं किया था। आमूल बदलाव कर दिया उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जो संबंध बनाने की प्रोसेस में। अब अकबर ने राजपूतों के प्रति जो नई नीति अपनाई, उनके साथ अच्छे संबंधों की, उनको सहयोगी बनाने की, उनको राज्य प्रशासन का एक सुदृढ़ अंग बनाने की, यह नीति उन्होंने क्यों अवलंबित की, क्यों अपनाया, उसके पीछे कुछ कारण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अकबर की राजपूत नीति के कारण सबसे पहला जो कारण है वो था इसके पीछे भारत में मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए, भारत में मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए। जैसा कि आपको पता है कि तुर्कों के राज्य के पतन का बहुत बड़ा कारण राजपूतों के साथ उनका निरंतर संघर्ष होना भी रहा है, और अकबर भी ये जानता था कि हिंदू प्रधान भारत में मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी है कि वह यहाँ के महत्वपूर्ण शक्ति राजपूतों के साथ सौहार्दपूर्ण नीति संबंधों को बढ़ावा दे, ताकि यहाँ पर उनके वंश का राज्य स्थायी रहे, उसमें शांति रहे और वह निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़े। तो उन्होंने इस मकसद के लिए भी कि उनका राज्य तभी स्थायी होगा जब वे यहाँ की प्रमुख शक्ति राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देंगे। तो प्रथम कारण ये था। उसके बाद में दूसरा जो कारण था अकबर द्वारा राजपूत नीति अपनाए जाने का, वो था समझातीय मुगलों द्वारा विश्वासघात। समझातीय मुगलों द्वारा निरंतर विश्वासघात, यानी जो मुगल वंश के लोग थे वो भी प्रारंभ से ही अकबर के साथ विश्वासघात कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। शाह अबुल माली हो चाहे अबुल मंसूर हो, और उसके बाद में तो हकीम मिर्जा को ही शासक बनाने का, यानी अकबर के स्थान पे हकीम मिर्जा को शासक बनाने का भी षड्यंत्र किया गया इन्हीं मुगल वंश के लोगों द्वारा। तो फिर किन के ऊपर भरोसा किया जाए, यानी इनके ऊपर भरोसा करके
मुगल साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जा सकता था या उसमें स्थायित्व नहीं आ सकता था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों न मुगलों के विरुद्ध या जो विद्रोही मुगल हैं उनके विरुद्ध राजपूतों को अपना सहयोगी बनाया जाए। उसके बाद में जो तीसरा कारण था वो था अफगान सत्ता, यानी अफगान सत्ता की सत्ता का मौजूद होना। आपको ये पता है कि 1556 ईस्वी में शासक तो बन गए थे अकबर, और अफगानों की शक्ति का उत्तर भारत के जो उत्तर प्रदेश वाला इलाका है और इसके साथ पंजाब हरियाणा का इलाका है, इसके ऊपर तो उन्होंने अफगानों की सत्ता से बेदखल कर दिया था, परंतु अब भी वो बिहार में, उड़ीसा में और बंगाल में शक्तिशाली थे और उनकी वहाँ पर सत्ता की मौजूदगी मुगल साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि वो कभी भी संगठित होकर के आक्रमण कर सकते थे और उसमें मुगल साम्राज्य को बड़ी क्षति भी हो सकती थी, हो सकता खत्म भी हो जाए। तो उन्होंने अफगानों की सत्ता का अंत करने के लिए, अफगानों की शक्ति का अंत करने के लिए, दमन करने के लिए राजपूतों के साथ हाथ मिलाया और उन्होंने इस कूटनीति द्वारा, यानी राजपूतों द्वारा अफगानों की सत्ता का अंत करने का निश्चय किया। तो ये बहुत बड़ा कारण था अकबर की नई राजपूत नीति के पीछे। उसके बाद में चौथा जो कारण था वो था राष्ट्रीय सद्भावना की प्राप्ति। राष्ट्रीय सद्भावना की प्राप्ति। आपको पता है कि मुगल विदेशी थे, मध्य एशिया से आए थे या राज्य स्थापित तो हो गया, परंतु यहाँ के लोगों में आज भी उनको एक विदेशी शासक के रूप में माना जाता था। जो विदेशीपन था जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के साथ उनका जुड़ाव था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न राजपूतों के साथ इस प्रकार के संबंध बढ़ाएं, उनको मित्र बनाएं, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करें, उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, उनको स्वतंत्रता दें। इससे क्या होगा, उनको राष्ट्रीय सद्भाव प्राप्त होगा, उनको यहाँ का शासक यानी यहीं का शासक स्वीकार कर लिया जाएगा, इससे उनका विदेशीपन दब जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था अकबर का। उसके बाद राजपूत नीति अपनाया जाएगी। उसके बाद में जो अगला कारण है जिसकी वजह से अकबर ने राजपूत नीति का उल्लंघन किया वो ये है कि उनका जन्म एक राजपूत के घर हुआ था और हो सकता है कि वो राजपूतों के प्रति काफी कृतज्ञ हो, जिसकी वजह से भी उन्होंने इस नीति का उल्लंघन किया हो। उसके बाद में एक और कारण है स्वाभाविक उदारता। स्वाभाविक उदारता, यानी ये तो सही है कि उनका जन्म राजपूत के घर में हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ वो स्वाभाविक रूप से भी उदार व्यक्तित्व के धनी थे, जिसकी वजह से उन्होंने राजपूतों के साथ साथ दूसरी जो भी प्रजाजन थे देश में उनके साथ भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए जाने का, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए जाने का प्रयास किया। तो स्वाभाविक उदारता का भी एक हिस्सा रहा है। उसके बाद में छठा जो कारण था वो था राजपूत जाति की स्वामी भक्ति। अकबर को पता था कि राजपूत वचन के पक्के होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, एक बार जो बात कह दी उससे पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने इस राजपूत कौम को अपना मजबूत सहयोगी बनाने का निश्चय किया, क्योंकि उनको अपने सहयोगी जो मुस्लिम सरदार थे, मुस्लिम जो दूसरे शासक थे, उनकी बजाय इनके साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। इस वजह से भी उन्होंने राजपूतों के साथ एक नई नीति का अवलंबन किया। अब उस नीति कि किस प्रकार से इन कौन कौन से अंग थे, इस नीति को उन्होंने किस प्रकार से आगे बढ़ाया, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। राजपूत के अंग। राजपूत नीति को अवलंबित करने के लिए अकबर ने इन किन तरीकों का सहारा लिया, किस प्रकार से उन्होंने इनको आगे बढ़ाया, उसमें सबसे बड़ा जो तरीका था, सबसे महत्वपूर्ण जो था वो ये था कि शक्ति प्रदर्शन।
जैसा कि आपको विदित है कि अकबर ने ऐसे आगे बढ़कर किसी भी राजपूत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की बजाय सबसे पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, यानी वे आक्रमण करते उनके प्रमुख इलाकों के ऊपर, उनको पराजित करते, उनके महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार कर लेते। तो शक्ति प्रदर्शन द्वारा क्या करते हैं, उनको अपनी शक्ति का एहसास करवाया जाता है और उसके बाद में यदि वो अधीनता स्वीकार कर लेते तो उनको उनका राज्य वापस लौटा दिया जाता। तो एक बार शक्ति का एहसास हो गया तो इससे क्या हुआ कि जो भी अधीनस्थ राजपूत थे उनको ये एहसास था कि राजपूत कोई कमजोर शासक नहीं है, बल्कि बहुत शक्तिशाली शासक है और उनका शक्तिशाली शासक के साथ संबंध होना उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या किया कि यदि वे किसी राजपूत के सामरिक महत्व के किसी स्थल को ले लेते, यानी मान लो वो सामरिक महत्व का स्थल है, उसको मुगल अधिकार में ले लेते, तो उसके बदले में क्या करते थे, दूसरा इलाका उसको दे देते, यानी जागीर के रूप में दूसरा कोई इलाका दूसरे इलाकों में वो दे दिया करते थे। तो जागीर प्रदान करना क्या जाएगा इसमें, जागीर प्रदान करना। उसके बाद में तीसरा जो कारक था जिसके तहत उन्होंने राजपूत नीति को आगे बढ़ाया वो था मुगल सेवा में उनका स्वागत, यानी मुगल सेवा में राजपूतों का आगमन। मुगल सेवा में राजपूतों का आगमन। मुगल बादशाह है अकबर ने जब किसी शासक के ऊपर अधिकार, यानी किसी राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया, वहाँ के शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली, उसके बाद में उस शासक को, उसकी सेनाओं को, उसके सेनानायकों को मुगल सेवा में शामिल करने के लिए न्योता दिया, यानी उनको निमंत्रित किया और उनको महत्वपूर्ण सैनिक अभियानों की जिम्मेदारियां दी गई। इसके उपलक्ष्य में उनको बड़ी बड़ी जागीरें दी गई, बड़े बड़े मनसब दिए गए, बड़े बड़े सम्मान दिए गए। तो इससे क्या हुआ कि जो राजपूत शासक अकबर को अपना दुश्मन मानते थे वो उनको अपना सहयोगी मानने लगे, यानी वो उनके प्रति कृतज्ञ हो गए। तो इस प्रकार से राजपूतों का मुगल सेवा में आगमन से अब राजपूतों को क्या फायदा हुआ कि जो शत्रुता थी मुगलों के साथ उसका अंत हो गया। उसके बाद में उनके द्वारा निरंतर सैनिक अभियानों की वजह से मुगलों के वो विश्वास पात्र बन गए और इसके बदले में उनको महत्वपूर्ण जागीरें प्रदान की गई, मुगल दरबार में बड़े बड़े पद प्रदान किए। उसके बाद में चौथा जो कारक था इसमें वो था धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने जिन राजपूत राज्यों के ऊपर अधिकार कर लिया था या जो राजपूत शासक उसके अधीनता में चले गए थे उनके साथ धार्मिक सौहार्द का व्यवहार किया, उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, धार्मिक मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र थे। इसके साथ साथ उन्होंने आगे बढ़कर के बाद में वैवाहिक संबंधों को भी बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से संबंधों में ज्यादा स्थायित्व आ सके। इस प्रकार से राजपूत नीति के उनके प्रमुख अंग थे, यानी शक्ति प्रदर्शन द्वारा राजपूतों को अपनी शक्ति का एहसास करवाना। यदि वो किसी सामरिक महत्व के स्थल के ऊपर अधिकार कर लेते तो बदले में उनको जागीर प्रदान करके उनको संतुष्ट करते थे और राजपूत योद्धाओं को मुगल सेवा में आमंत्रित किया गया, उनको बड़े बड़े पद दिए गए और उनकी शक्ति द्वारा उत्तर भारत के, इसके साथ दक्षिण भारत के भी कुछ इलाकों के ऊपर अधिकार किया, मध्य एशिया तक साम्राज्य का विस्तार किया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता, यानी जो भी राजपूत उनके अधीनता स्वीकार कर लेते उनको धार्मिक मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई। इस प्रकार से राजपूत नीति के तत्व रहे। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि अकबर द्वारा राजपूत नीति का क्रियान्वयन कैसे हुआ राजपूतानी के संदर्भ में। नीति का क्रियान्वयन, जैसा कि आपको विदित है कि अकबर ने इस नीति का अवलंबन यानी इस नीति का क्रियान्वयन दो तीन तरीकों से किया था। सबसे पहले उन्होंने वैवाहिक संबंधों को बढ़ावा दिया, वैवाहिक संबंधों के साथ शक्ति प्रदर्शन के यानी संधि, राजपूतों के संधि और उसके बाद में शक्ति प्रदर्शन, ये दो तीन कारक रहे जिनके द्वारा उन्होंने इस नीति का क्रियान्वयन किया। तो सबसे पहले है उनका जो राजपूत नीति के अवलंबन करने के लिए यानी क्रियान्वयन करने के लिए जो तरीका अपनाया वो था वैवाहिक संबंध।
अकबर ने राजपूतों के साथ अपने संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उनके साथ वैवाहिक संबंधों के लिए वो हमेशा ही उत्सुक रहते थे, तैयार रहते थे। यद्यपि इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने किसी भी राजपूत शासक के ऊपर दबाव नहीं दिया, जबरदस्ती किसी के साथ शादी करने का प्रयत्न नहीं किया। तो इस क्रम में सबसे पहले आमेर का जो शासक था भारमल, आमेर का शासक था भारमल, उसने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। अक्कुबाई का विवाह कर दिया अकबर के साथ, और उस प्रकार से राजपूत मुगल संबंधों में ये आमूल बदलाव का आरंभ था। भारमल द्वारा अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया जाना। इससे क्या हुआ, अकबर ने भी भारमल के साथ उनके जो रिश्तेदार थे, उनके जो संबंधी थे, पुत्र पौत्रादि थे, उनको मुगल सेवाओं में लिया और उनको महत्वपूर्ण सैनिक अभियानों की जिम्मेदारियां दी गई। इससे क्या हुआ, राजपूतों में मुगलों के प्रति, अकबर के प्रति विश्वास को बढ़ावा मिला। यानी जो विद्वेष था, जो शंकाएं थी, आशंकाएं थी, उनका निराकरण हो गया और सच्चे सहयोगी बनने शुरू हो गए राजपूत किनके, मुगलों के। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1570 ईस्वी में अकबर नागौर वाले इलाके में आते हैं और वहाँ पर भी बीकानेर के शासक कल्याणमल ने और जैसलमेर के शासक हर राय ने भी न केवल वैवाहिक संबंध स्थापित किए, न केवल अधीनता स्वीकार की, बल्कि वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। तो इस प्रकार से राजपूताने के बहुत बड़े जो अलग अलग इलाकों के जो शासक थे, चाहे आमेर के शासक हों, जैसलमेर के शासक हों, बीकानेर के शासक हों, इसके साथ साथ जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने भी अपनी पुत्री का विवाह मुगलों के साथ किया। तो इस प्रकार से राजपूताने में वैवाहिक संबंधों का दौर शुरू हो गया था। जो पारस्परिक शत्रुता, विद्वेषतापूर्ण संबंध थे, उनके अंत का दौर आरंभ हो गया और संबंधों में प्रगाढ़ता का दौर आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार वैवाहिक संबंधों द्वारा, उसके बाद में दूसरा जो था वो था संधि, संधियों द्वारा। अब वैवाहिक संबंधों के बाद में जब किसी शासक ने अधीनता स्वीकार नहीं की या मुगल प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया, तो वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। जैसे 1562 ईस्वी में मेड़ता के शासक जो जयमल थे, उनको परास्त करके मेड़ता पर अधिकार कर लिया। जयमल बाद में उदय सिंह के पास आ गए थे मेवाड़ उदयपुर में। उसके बाद में जो रणथंभौर के शासक थे सुरजनहाड़ा, उन्होंने प्रारंभिक तौर के ऊपर अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की, तब वहाँ पर भी शक्ति प्रदर्शन किया गया और 1569 ईस्वी में इन्होंने भी संधि कर ली थी मुगलों के साथ, मुगल प्रभुत्व को मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो इसके इस प्रकार से संधियों द्वारा भी उन्होंने मुगलों राजपूतों के ऊपर मुगल प्रभुत्व की स्थापना की। उसके बाद में तीसरा जो कारक था जो उन्होंने अपनाया वो था शक्ति प्रदर्शन, यानी मुगल आक्रमण मान सकते हैं, मुगल आक्रमण। जो शासक इन दोनों ही नीतियों के तहत मुगलों के प्रभुत्व को स्वीकार करने को उद्यत नहीं हुए, उनके ऊपर फिर आक्रमण किए गए। जैसा कि हम देख चुके हैं कि चंद्रसेन मारवाड़ के शासक हो, मेवाड़ के महाराणा प्रताप हो, इनके प्रारंभ में मेवाड़ के महाराणा प्रताप को समझाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे अकबर ने। जब उन्होंने इसके द्वारा स्वीकार नहीं किया, मुगल प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने सेना भेजी, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, उसमें महाराणा प्रताप की सैनिक विजय भी हुई। यद्यपि अकबर का उद्देश्य प्रताप को अधीनता में लाना, मुगल अधीनता में लाना, वो तो संभव नहीं हो पाया, परंतु राजपूताने के यानी मेवाड़ के बहुत बड़े भाग के ऊपर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के बारे में भी इसी विधि का अवलंबन किया कि निरंतर मुगल सेनाओं के दबाव की वजह से मारवाड़ के शासक चंद्रसेन को मारवाड़ के राज्य से हाथ धोना पड़ा और उनको पहाड़ियों में दर्द की ठोकरें खाने के लिए विवश होना पड़ा। तो इस प्रकार से अकबर ने इस नीति का क्रियान्वयन किया। अब हम देख लेते हैं इस नीति के क्रियान्वयन से क्या हुआ कि जो राजपूत शासक निरंतर तुर्कों के साथ लड़ते रहे, वो मुगलों के प्रमुख सहयोगी बन गए, यानी शत्रुतापूर्ण संबंध मित्रतापूर्ण बन गए थे। जिस शक्ति का प्रयोग राजपूत मुगलों के विरुद्ध करते थे, वो अब उस शक्ति का प्रयोग वो मुगल साम्राज्य के हित में करने लगे, जिसकी वजह से मुगलों को बहुत ही योग्य साहसी वीर सेना नायकों यानी राजपूत सेना नायकों की मदद मिली। और यही कारण था कि अकबर ने न केवल उत्तर भारत के बहुत बड़े भूभाग के ऊपर अधिकार किया, इसके साथ साथ दक्षिण भारत के भी इलाकों में उन्होंने प्रभुत्व विस्तार का कार्य आरंभ किया। कंधार वाले इलाके तक, सिंध वाले इलाके तक, बलूचिस्तान वाले इलाके तक मुगल साम्राज्य की स्थापना की। परंतु
कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसकी वजह से राजपूतों के ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव हुए। उसमें कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इस नीति की वजह से यानी उन्होंने ये माना है कि यह नीति अकबर की धूर्तता थी, जिसकी वजह से राजपूत उसके झांसे में आ गए और राजपूतों की स्वाधीनता का अंत हो गया और धीरे धीरे वो इस अधीनता के आदी हो गए और जो गौरव था राजपूतों का, राजपूती संस्कृति का, वो धीरे धीरे विनष्ट होना आरंभ हो गया। क्योंकि एक बार आधिपत्य स्थापना के बाद में राजपूतों को मुगल सेवा में राज्य से बाहर रहना पड़ता और इस वजह से वहाँ के उनके देसी राज्य के स्थानीय प्रशासन में स्थानीय सरदारों का बोलबाला बढ़ गया। जनता का शोषण इससे जनता का शोषण हुआ और धीरे धीरे मुगल शासकों ने राजपूतों के स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करना भी आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से कुछ विद्वान इस नीति को अकबर की धूर्तता के तौर पे भी स्वीकार करते हैं। परंतु जो भी हो, अकबर की राजपूत नीति के परिणाम क्या रहे उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि राजपूतों ने निरंतर मुगलों का विरोध किया था, उनके संबंध तनावपूर्ण ही रहे थे, परंतु अकबर ने उन संबंधों को एक नया आयाम प्रदान किया, जिस वजह से राजपूत मुगलों के सहयोगी बन गए, मित्र बन गए और राजपूतों के सहयोग की वजह से ही मुगल साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। यानी महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार, या यूँ कहें कि संपूर्ण उत्तर भाग के साथ दक्षिण का कुछ भाग और कंधार तक, पश्चिम में सिंध बलूचिस्तान तक उसके राज्य का विस्तार हो गया। तो मुगल साम्राज्य का विस्तार, ये परिणाम मुगल साम्राज्य का विस्तार। दूसरा जो कारक था वो था मुगल साम्राज्य में शांति और स्थायित्व। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य शत्रु यानी मुगलों के मुख्य शत्रु राजपूत ही थे। उनके सहयोगी बनने से देश के आंतरिक भागों में लड़ाइयाँ बंद हो गई थी, शांत वातावरण बना था, स्थायित्व आ गया था। और शांति और स्थायित्व से आप क्या परिणाम होते हैं वो आप जानते ही हैं। उससे क्या हुआ? मुगल साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि आई। यानी शांति और स्थायित्व के वातावरण में कृषि को बढ़ावा मिला, उद्योग धंधों को बढ़ावा मिला, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से देश में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति हासिल की। बहुत सा धन देश में आया, विदेशों के साथ भी व्यापार को बढ़ावा मिला। तो ये आर्थिक समृद्धि का दौर भी आरंभ हो गया अकबर की इस राजपूत नीति की वजह से। उसके बाद में चौथा जो परिणाम था वो था सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक क्षेत्रों में प्रगति। यानी इस स्थायित्व और शांति ने मुगल साम्राज्य में सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और सैनिक दृष्टि से अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली। यानी राजनीतिक क्षेत्रों में बात की जाए तो राजनीतिक विस्तार हुआ मुगल साम्राज्य का। सैनिक दृष्टि से बात की जाए तो उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी मुगलों की सेना। उसके बाद में आगे अपन चर्चा करते हैं वो है हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय। यानी अकबर की इस नीति की वजह से क्या हुआ? हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच जो वैमनस्य का दौर था वो खत्म हो गया। उसके बाद में हर क्षेत्र में एक समन्वय का दौर आरंभ हुआ। चाहे सामाजिक क्षेत्र में देख लो, यानी वैवाहिक संबंधों के द्वारा, आपसी खान पान के द्वारा, पहनावे के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, भाषाओं के द्वारा। उसके बाद में कला के क्षेत्र में देखा जाए तो हर कला का पक्ष
मिश्रित हो गया, यानी चाहे राजपूती स्थापत्य हो, वो मुगल स्थापत्य के साथ मिल गया, चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, इसके साथ साहित्य के क्षेत्र में जितने पक्ष थे उसमें भी एक सम्मेलन का अभूतपूर्व दौर आरंभ हुआ। और इस वजह से यानी हिंदू और मुस्लिमों की संस्कृति के समन्वय से एक नई राष्ट्रीय संस्कृति के उद्भव का दौर इस अकबर की नीति की वजह से ही आया। तो इस प्रकार से अकबर की राजपूत नीति ज्यादातर मामलों में सफल रही और उन्होंने इस नीति का अभूतपूर्व तरीके से अवलंबन किया, जिसकी वजह से भारत में मुगल साम्राज्य को स्थायित्व मिला और उसके जो बाद में जो शासक हुए अकबर के बाद में उनको भी राजपूतों का सहयोग निरंतर मिलता रहा। अगले वीडियो में हम देखेंगे आमेर के शासकों के बारे में। आमेर के जो शासक यानी भारमल ने अपनी लड़की का विवाह अकबर के साथ जिस नई नीति को आरंभ किया था उसको किस प्रकार से अकबर ने अंजाम तक पहुंचाया, किस प्रकार से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, किस प्रकार से उन्होंने आमेर के राजकुमारों को राज्य में मुगल साम्राज्य में मुगल सेनाओं में स्थान दे करके उनको प्रोत्साहित किया। अगले वीडियो